नमस्कार, मैं महेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व जो क्लास 11 का है और पॉलिटी से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं चुनाव के बारे में और प्रतिनिधित्व क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। खास करके इस चैप्टर में हम लोग ना कुल मिलाकर के चुनाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव है ना, तो चुनाव किसे कहते हैं? तो चुनाव किसे कहते हैं? तो चुनाव क्या है? एक प्रणाली है ना। चुनाव एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो चुनाव क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन चलाते हैं, कानून बनाते हैं तथा जनहित में निर्णय लेते हैं और इसलिए चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं। अब जो चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता की ओर से जो है ना सारे निर्णय फैसले लेते हैं, कानून बनाते हैं, शासन चलाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि चुनाव जो है एक लोकतंत्र का एक आधारशिला माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है चुनाव में लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है चुनाव लोकतंत्र में होना। ठीक है, चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो वहाँ चुनाव होना अनिवार्य है, यानी जो चुनाव है वो लोकतंत्र का आधार है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन मतदान द्वारा करती है। अब जो देश की जनता होती है वे अपने प्रतिनिधियों का चयन चुनाव के माध्यम से ही करते हैं, मतदान के माध्यम से ही करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। अब जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सरकार का गठन करते हैं, यानी वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। चुनाव से सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनती है। अब चुनाव के माध्यम से जो सरकार है, ठीक है, यानी जो प्रतिनिधि है वो जवाबदेह बनता है। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि जिस जनता ने हमें चुना है उसके लिए हमें काम करनी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां नियमित एवं स्वतंत्र चुनाव होता है। अब कह सकते हैं कि भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और यहाँ जो है कह सकते हैं कि भारत में जो चुनाव होता है वो नियमित होता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव के प्रकार है ना, चुनाव के दो तरह के चुनाव हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली समझते हैं। निर्वाचन या चुनाव दोनों एक ही शब्द हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को जानते हैं। इस प्रणाली में जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता सीधे जो है ना अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए निर्वाचकों का चुनाव करती है, बाद में वो निर्वाचक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो हम लोग हैं यानी जो जनता है वो क्या करते हैं कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, यानी जो मुख्य प्रतिनिधि होगा उसको चुनने के लिए हम लोग पहले निर्वाचक को चुनते हैं। यानी मुख्य प्रतिनिधि को कौन चुनेंगे? तो जो प्रतिनिधि होंगे वो, यानी हम लोग भी प्रतिनिधि को ही चुनते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि आगे चल करके चुनाव के बाद मुख्य प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो है वही क्या होती है, सरकार का गठन करती है, सरकार का मुख्य होता है, ठीक है, या पार्टी का मुख्य होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या होता है, नहीं होता है। तो इस प्रणाली में जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में इसकी विशेषता क्या विशेषता है? मतदाता सीधे अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को वोट देता है। अब जो वोटर होते हैं यानी जो मतदाता होता है वे अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट वोट देता है। प्रतिनिधि और मतदाता के बीच में सीधा संबंध होता है। अब जो प्रतिनिधि होता है और जो वोटर होता है उनके बीच में एकदम बिल्कुल सीधा संबंध होता है ना, सीधा संबंध होता है। मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनता है। अब जो मतदाता होता है वो अपने मनपसंद जो है ना मतदाता को चुनते हैं। यह प्रणाली सरल, स्पष्ट और आसानी से समझी जाती है। अब ये जो प्रत्यक्ष में क्या होता है कि फेस टू फेस वोटिंग होता है ना, सारे प्रतिनिधि एक जगह जमा है, सारे वोटर एक जगह जमा है। अब सारे वोटर खड़े होकर के बारी बारी से अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, ठीक है, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा। तो कह सकते हैं कि यह प्रणाली बहुत ही सरल होता है, एकदम स्पष्ट होता है और आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं, है ना। तो ये था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण, क्या इसकी विशेषता है या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या कह सकते हैं कि गुण है, वो थोड़ा जान लेते हैं। जनता से सीधा संबंध होता है। अब इसमें जो है ना जो प्रतिनिधि होता है उसका संबंध सीधे जनता से होता है, ठीक है। जवाबदेही सुनिश्चित। अब इसमें क्या होता है कि वोटर मतलब मतदाता कम है
प्रतिनिधि है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो है ना जवाबदेही सुनिश्चित होता है, क्योंकि ये जो निर्वाचन प्रणाली है बहुत कम ही क्षेत्रफल और बहुत कम ही जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है, तो यहाँ जवाबदेही यानी सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। समझेंगे नहीं, पारदर्शिता अधिक। अब यहाँ क्या होता है कि प्रतिनिधि क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, तो यहाँ एकदम बिल्कुल पारदर्शिता एकदम बिल्कुल अधिक होता है, एकदम क्लियर पारदर्शिता होती है। जनता की शक्ति का सम्मान। अब यहाँ क्या होता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है, और इसमें जो है क्या होता है कि सीधे प्रतिनिधि को चुनने की शक्ति किसको मिलता है, जनता को मिलता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो है ना जनता का ज़्यादा पावर होता है, ज़्यादा शक्ति होता है। अप्रत्यक्ष में तो पहले जनता प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर वो प्रतिनिधि आगे चलकर मुख्य प्रतिनिधि को चुनते हैं, या फिर जो शासक संभालेंगे, शासन संभालेंगे, उनको चुनते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो क्या होता है कि प्रतिनिधि चुनने की जो शक्ति होती है वो जनता में ज़्यादा होता है, ठीक है। समझेंगे, मतलब यहाँ शक्ति का ज़्यादा सम्मान किया जाता है, सम्मान होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष। अब इसका कुछ खामियां हैं, मतलब कहा जाता है ना कि किसी का कुछ अच्छाई हो तो उसका कुछ बुराई भी होता है, ठीक है। तो बस उसी तरह, तो इसका क्या खामी है वो देखते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इस चुनाव कराने में ज़्यादा खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को एक जगह पे जमा होना है, जनता और प्रतिनिधि को, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा खर्च होता है। समय की अधिक आवश्यकता। अब इस चुनाव को कराने में बहुत ज़्यादा समय चाहिए, ठीक है। अशिक्षित मतदाताओं का प्रभाव। अब यहाँ क्या होता है कि जो अशिक्षित मतदाता होते हैं वो सामने फेस टू फेस चेहरा देख करके प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो अशिक्षित मतदाता होता है उनका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। भावनाओं का प्रभाव। अब कई बार यहाँ जो है ना भावनाओं में लोग बह जाते हैं। भावना का कहने का मतलब है कि जैसे कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, तो इस भावना में भी आकर के लोग वोटिंग करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के दोष हैं, ठीक है, या खामियां हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होता है कि इसमें जनता पहले अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए निर्वाचक का चुनाव करती है, यानी चुनते हैं प्रतिनिधि, वही प्रतिनिधि आगे चल करके मुख्य प्रतिनिधि, मुख्य शासक को चुनते हैं, ठीक है। अब आता है इसकी विशेषता। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या विशेषता है? जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनती, बल्कि पहले कुछ चुने हुए व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जनता अपने सीधे प्रतिनिधियों को नहीं चुनते हैं, ठीक है, मतलब प्रतिनिधियों को चुनते हैं लेकिन मुख्य शासक को नहीं चुनते हैं। फिर वो निर्वाचक यानी वो प्रतिनिधि आगे चल करके मुख्य शासक को चुनते हैं। ये निर्वाचक आपस में मिलकर प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो निर्वाचक है वो आपस में मिलकर के मुख्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए विधानसभा का चुनाव होता है, तो हर विधानसभा से एक एक विधायक चुना जाता है, लेकिन वो वहाँ डिसाइड नहीं होता कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जब सारे विधायकों का चयन हो जाता है, अब उसमें से जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, वो बहुमत वाले पार्टी के सारे विधायक डिसाइड करते हैं कि पार्टी का, यानी कह सकते हैं कि पार्टी का मुखिया या सारे विधायकों का जो नेता होगा, मुख्य नेता कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वो प्रतिनिधि यानी वो विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यह प्रणाली बड़े क्षेत्रों या विशेष परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब क्या है कि ये प्रणाली मतलब कह सकते हैं कि जो अप्रत्यक्ष है, तो जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, जहाँ का जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ ये ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। अब आता है चुनाव के प्रकार। तो चुनाव दो तरह का, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो अभी बताएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, बस वही चीज़ है। तो इसमें जनता सीधे प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और इसमें प्रतिनिधि का चयन होता है, लेकिन आगे चल करके मुख्य प्रतिनिधि का चयन सारे प्रतिनिधि मिल करके करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है चुनाव की आवश्यकता। चुनाव की आवश्यकता हमें क्यों है ना, चुनाव की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है इसलिए क्योंकि जन इच्छा का सम्मान। अब अगर यदि मान लीजिए चुनाव होता है तो यहाँ क्या होता है कि जनता की इच्छा का सम्मान होता है कि जनता आखिर में चाहती किसे है, ठीक है, मतलब किस नेता को, कह सकते हैं कि किस प्रतिनिधि को पसंद करते हैं। तो चुनाव से जनता की इच्छा का सम्मान मिलता है,
ठीक है, मतलब कह सकते हैं जनता को महत्व दिया जाता है। सही नेतृत्व का चयन, अब जब चुनाव होगा तो जनता अपने मनपसंद का, ठीक है, अपने मनपसंद प्रतिनिधि का चयन करेंगे। तो कह सकते हैं कि जनता जो है ना सही नेता को चुनेंगे, ठीक है, किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से सही नेता का चयन होता है। सरकार की जवाबदेही, अब सरकार की जवाबदेही बनती है कि जनता ने हमें चुना है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की जरूरत को पूरा करें, तो यहाँ सरकार की जवाबदेही बनती है। शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, अब अगर भी मान लीजिए कि कोई राजा है या कोई सरकार है, अब वो लगातार शासन किए जा रहा है, तो उस कभी ना कभी ऐसा होगा कि उसके अंदर अहंकार आएगा, घमंड आएगा और वो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए, उस अहंकार को तोड़ने के लिए एक ही माध्यम, एक ही रास्ता बचता है जनता के पास, वो है चुनाव। तो चुनाव के माध्यम से जो सरकार का यानी सत्ता का परिवर्तन होता है, तो इसलिए भी चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। चुनाव नहीं होगा तो क्या होगा कि जो सत्ता होगी, जिसकी सरकार होगी, वो कभी ना कभी निरंकुश हो जाएगा, कभी ना कहीं अत्याचारी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, जनता के नहीं सुनेंगे, है ना। तो इसलिए जो है ना सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्या? चुनाव। ठीक है।